हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के थर्ड लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं फैराडे के नियम की। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक शॉर्ट में समझ लेते हैं कि फैराडे के जो अनुप्रयोग थे, फैराडे ने जो 3 प्रयोग किए उनका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो हम लोग देखते हैं फैराडे के प्रयोग के निष्कर्ष। इसके पिछले वीडियो में हम लोग फैराडे के प्रयोग की बात कर चुके हैं और चुंबकीय फ्लक्स की बात कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिए, तब इस लेक्चर को देखिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि एक चुंबक है, या मान लीजिए इसका साउथ साइड है या इसका नॉर्थ साइड है। जब किसी चुंबक और यह जो है, मान लीजिए एक कुंडली है। क्या है? कुंडली है। इसका यहाँ पे एक बिंदु ए मान लो, एक बी मान लो, इसको सी मान लो। तो यह कुंडली, इसका नाम क्या हो जाएगा? ए बी सी ए, या ए बी सी ए एक कुंडली है। जब किसी चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं, देखिए पहला कंडीशन हम लोगों ने देखा कि चुंबक जो है यहीं पे है, तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन जब इसको पास लाते हैं तो धारा देखते हैं कि प्रवाहित होने लगती है। जब इसको पास लाते हैं तो धारा प्रवाहित होने लगती है। माने चुंबक जब जा रहा है तो धारा प्रवाहित हो रहा है। चुंबक की स्थिति जब बदल रही है, v वेग से अगर चुंबक जा रहा है तो धारा प्रवाहित हो रहा है। चुंबक की स्थिति जब बदल रही है तो धारा प्रवाहित हो रहा है। चुंबक स्थिर है, धारा नहीं प्रवाहित हो रहा है। अब दूसरा देखते हैं आगे क्या होता है कि यह चुंबक जब यहाँ पर आ जाता है, यह चुंबक जब यहाँ पर आ जाता है तो भी तब जब यहाँ पे आपका रुक जाता है तो कुंडली ए बी सी ए में इसमें जब तक धारा प्रवाह बंद हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब तक चुंबक गति कर रहा था, जब तक चुंबक गति कर रहा था तब तक धारा प्रवाहित हुई। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, धारा प्रवाहित हुई। लेकिन जैसे यहाँ पर स्थिर हो गया, धारा प्रवाह नहीं हुआ। इसका मतलब है, अच्छा एक बात बताइए, चुंबक का अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा नहीं, या अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? जब चुंबक की स्थिति बदलेगी तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा घना लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ पर जब चुंबक आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र तो कुछ ऐसे जाएगी। बात समझ में आ रहा होगा? चुंबकीय क्षेत्र तो कुछ क्षेत्र रेखाएं तो ऐसे जाएगी, और इधर से देखिएगा तो ये इधर आ जाएगी या इधर जाएगी। कुछ ही रेखाएं आएंगी जो इससे जाएंगी, कुछ ही रेखाएं ऐसी होंगी जो इससे जाएंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी जा रही है, यहाँ पर तो कम जाएगी ना, चुंबक दूर है तो कम जाएगी। इसका मतलब है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र मान यहाँ पर आने के बाद बदल गया। यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कम रेखाएं जा रही है, यानी कि यहाँ पे फ्लक्स कम है। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स दूसरा है, यहाँ पे फ्लक्स दूसरा है। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स दूसरा है, यहाँ पे फ्लक्स दूसरा होगा। क्या है दूसरा होगा? क्योंकि देखिए इसका क्षेत्रफल तो सेम है। क्या होता है फ्लक्स बराबर, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं, फाई डी बराबर बी ए कॉस थीटा, यानी डायरेक्टली डिपेंडेंट है बी और ए पर। ए तो बदल नहीं रहा है, ए बदल रहा है क्या? नहीं। क्या बदल रहा है? बी बदल रहा है। कहने का सीधा सा मतलब है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, और जब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तब जाके इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। यहाँ पर चुंबक आकर स्थिर हो गया, अब इसका चुंबकीय क्षेत्र स्थिर हो गया। जब चुंबकीय क्षेत्र स्थिर हो गया तो धारा प्रवाह नहीं होगा। फिर से इस चुंबक को जब इधर v वेग से गति कराओगे तो फिर से क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स फिर से चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र चेंज होगा, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता चेंज होगी, तो चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा और उससे हमारा धारा प्रवाह होता
है। कहने का शॉर्ट में अगर देखना चाहें तो क्या निकलता है कि चुंबक जो है चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र लगाता है, चुंबक चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र लगाता है। चुंबक के स्थान परिवर्तन से, ठीक है, स्थान परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन होता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में मान लीजिए इसका है φ1, तो यह φ1 नहीं होता है, यहाँ पे मान लीजिए φ2। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये थे फैराडे के अनुप्रयोग के निष्कर्ष। हमने आसान तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया है। नहीं समझ में आया फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए। आशा करता है सब लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करें, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय के फ्लक्स में परिवर्तन से दो संबंधित नियम दिए हैं। ठीक है, फैराडे के नियम, दो नियम दिए गए हैं इनके द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फैराडे का पहला नियम। और फैराडे के नियम बताते किसमें संबंध है, तो विद्युत वाहक बल और विद्युतीय फ्लक्स, विद्युत वाहक बल, फैराडे के नियम किसके किसके बीच संबंध बताते हैं, विद्युत वाहक बल और चुंबकीय फ्लक्स के बीच में संबंध बताते हैं। तो पहला फैराडे का नियम है कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें यानी कि उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और कंडीशन जरूर याद रखना, और यह धारा तब तक प्रवाहित होती है, यह धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, समझ लीजिए नियम को। यहाँ पे मान लीजिए चुंबक है नॉर्थ साउथ और यहाँ पे है कुंडली। तो इस कुंडली जब तक चुंबक को इधर उधर नहीं चाहिए, कभी कुंडली के पास कभी इधर, कभी ले जाकर कभी, जब तक इसको हिलाते रहेगा चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब तक हिलता डुलता रहेगा तब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक इसमें धारा प्रवाहित होती रहेगी। ध्यान दीजिएगा पहला नियम पर, चुंबक को जब तक हिलाते रहिएगा, कभी तार के पास, तार से दूर, तार के पास, तार से दूर, तब तक धारा प्रवाह होता रहेगा। जब चुंबक का फ्लक्स परिवर्तन बंद हो जाएगा तब धारा प्रवाहित नहीं होगा। इसका मतलब है कि फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा, फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा
तभी धारा प्रवाह होगा, तभी धारा प्रवाह होगा। अगर फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हुआ तो धारा प्रवाह भी नहीं होगा। अगर ये नहीं हुआ तो धारा प्रवाह भी नहीं होगा। फैराडे का द्वितीय नियम की बात कर लेते हैं आप लोग। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम जो है विद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है, और चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत वाहक बल में संबंध बताता है। तो फैराडे का नियम कहता है कि अगर कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, ध्यान रखिएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। ध्यान से सुनिए, नियम जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। यह नियम समझ में नहीं आया, फिर जो है आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए कृपया ध्यान दें और ध्यान से इस नियम को समझें। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो अगर चुंबक है तो यहाँ कुंडली है, तो यहाँ पर जब चुंबक को पास लाओगे तो धारा प्रवाहित होगी, और जब धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत वाहक बल भी तो लगेगा ना। तो यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से क्या होगा, धारा प्रवाह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और वह क्या किसके परिवर्तन के बराबर होता है, समानुपाती होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। दर माने बटा समय, दर मतलब बटा मिटाई। कहने का मतलब है कि जो चुंबकीय जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वो समानुपाती है फ्लक्स में परिवर्तन के, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के क्या है, समानुपाती है। इसका मतलब है कि इसको अगर हम लोग ई से सूचित करें, प्रेरित विद्युत वाहक बल को ई से सूचित करें और फ्लक्स में परिवर्तन को किससे, डेल्टा फाई से, इसका मतलब हुआ कि ई समानुपाती है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे परिवर्तन की दर होगा, इसको हम लिखेंगे डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ से जब हम इसको समानुपाती का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू K इनटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। जब हम लोग कई सारे मात्राओं का यूज करेंगे तो K इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो E इज इक्वल टू हो गया डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, एक धारा में डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगर कुंडली की संख्या हम बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए कि कुंडली जो है कुछ इस प्रकार हो गया, तो जितना कुंडली होगा उतना ज्यादा धारा प्रवाहित होगा। इसका मतलब है कि तब E बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, तब E बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। ये कितना, मान लीजिए इसमें n फेरा है, कितना फेरा है, n फेरे हैं, तो n फेरा होगा तो हो जाएगा n इनटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यह हो गया फ्लक्स में परिवर्तन, आटा में डेल्टा टी लिख दी तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर अगर k का वैल्यू 1 हो तो E इक्वल हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे अगर n फेरा हो, यदि कब के लिए है, यदि n फेरा हो तो n इनटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसी में अगर हम लोग लिमिट का यूज करते हैं, कहने का मतलब है कि अगर हमको फाई यूनिट चेंज बहुत छोटा हो रहा है, यह डेल्टा का मतलब बड़ा परिवर्तन, डेल्टा का मतलब बड़ा परिवर्तन, और जब टी का साइन लगा देंगे यहाँ पे डेल्टा पर टी का, तब होगा छोटा परिवर्तन।
या तो बड़े परिवर्तन के लिए फॉर्मूला काम करेगा E = n × डेल्टा phi/डेल्टा t। लेकिन छोटे परिवर्तन के लिए क्या होगा? तो छोटे परिवर्तन के लिए हम लिखेंगे, एक नीचे वाला रहने देते हैं, बाकी को मिटा देते हैं। चलिए, छोटे के लिए यानी सीमा का जब प्रयोग कर देंगे, एक इसके लिए है बड़े परिवर्तन के लिए, और छोटे परिवर्तन के लिए क्या होगा? तो सीमा का प्रयोग करेंगे। जब सीमा यानी लिमिट का यूज करेंगे, लिमिट का जब यूज करेंगे तो एक फॉर्मूला हो जाएगा E = d phi/dt, और E कब के लिए? जब एक फेरा, और जब इसमें भी n फेरा हो जाएगा तो हो जाएगा n × d phi/dt। एक कब के लिए? n फेरा के लिए, ठीक है, यह n फेरा के लिए। बात आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बड़ा परिवर्तन है तो डेल्टा phi/डेल्टा t, छोटा परिवर्तन हो रहा है तो d phi/dt। अब इसके साथ साथ एक और चीज देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर फ्लक्स के मान हमको चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, phi = VA cos थीटा, ठीक है। तो या तो B में चेंज ला दो, नहीं तो A में चेंज ला दो, नहीं तो थीटा में चेंज ला दो। यानी चुंबकीय क्षेत्र बदल दीजिए, नहीं तो क्षेत्रफल जो कुंडली है उसका क्षेत्रफल बदल दीजिए, और नहीं तो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण बदल दीजिए। B बदलेगा तभी होगा, A बदलेगा तभी होगा, थीटा बदलेगा तभी होगा। अब चलिए फैराडे के लॉ पर एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र B में इस प्रकार है, एक कुंडली है, ठीक है, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है इसका, ठीक है। इसमें इस प्रकार है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। कुंडली का जो तल है, कुंडली का तल यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, मतलब कुंडली ऐसे है, कुंडली ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है। समझ लीजिए, कुंडली ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है। अगर कुंडली ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, 90 डिग्री में बना है। यदि कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान दे दिया है, इतना मिलीवेबर है, 2t² - 6t + 9 मिलीवेबर है। t = 5 सेकेंड पर मिलीवेबर द्वारा क्या है। देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कह रहा है क्वेश्चन, एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र B में इस प्रकार स्थित है, एक कुंडली है और एक चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। मान लो एक कुंडली का तल है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह लंबवत है। अगर कुंडली का दिशा A, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह, कुंडली का तल A, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा A। तो कह रहा है कि उसका फ्लक्स दिया गया है और t = 5 सेकंड पर हमको प्रेरित विद्युत धारा, जब भी 2 सेकंड पर, 5 सेकंड पर, 7 सेकंड पर, 8 सेकंड पर कहे ना, समझ जाइएगा कि परिवर्तन छोटा होगा। लेकिन कहे t = 2 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच परिवर्तन बड़ा होगा। बात समझ गए होंगे। तात्क्षणिक पूछ रहा है नहीं, तो यहाँ पर E बराबर फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है फ्लक्स दिया है, फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स phi = दिया है 2t² - 6t + 9 मिलीवेबर, कितना दिया हुआ। आपसे पूछ रहा है विद्युत वाहक वाट, तो E = हो जाएगा, देखिए माइनस का साइन लगा देते हैं, लेंथ के नियम से लगता है माइनस का साइन, ठीक है। और फेरा यहाँ पर तो एक ही है,
तो लेंथ के नियम से माइनस का साइन लगा लिए, माइनस टी अपॉन टी टी, और ये हो गया फाई का मान 2t स्क्वायर माइनस 6t और प्लस 9। ये आगे बताएंगे भी क्यों माइनस का साइन लगाते हैं हम लोग, लेंथ का नियम पढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे कि क्यों माइनस का साइन लगाया हम लोग। तो देखिए अभी खैर शुरू करते हैं। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, पता होगा आपको कि जो पावर में होता है उसको मल्टीप्लाई में लाते हैं, यानी कि 2 पहले से है, यहाँ पावर का 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में और इसके पावर में से 1 घटा देंगे, तो t का पावर 2 में से गया 1, फिर हो गया माइनस 6 इंटू इसका पावर t का पावर 1 और t का पावर 1 माइनस 1। फिर देखिए प्लस 9 है, यहाँ पे t का पावर 0, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से 9 का पावर 0 माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 0 हो जाएगा। एक कर दोगे तो 4, t का पावर 2 में से गया 1 प्लस 6, यहाँ पे 1 में से गया 0, t का पावर 0 कितना होगा 1 होगा और ये तो 0 हो ही जाएगा, यानी कि e का वैल्यू आ गया आपका 4t प्लस 6। आपको t बराबर 5 सेकंड पर पूछ रहा है, तो एट अ टाइम एट 5 सेकंड यानी 5 सेकंड पर कितना होगा, तो e हो जाएगा 5 सेकंड पर 4 इंटू t का वैल्यू माइनस 5 और प्लस 6 हो जाएगा माइनस 20 और प्लस हो जाएगा 6, अंदर होगा ना माइनस 20 और प्लस 6 हो जाएगा माइनस 26। आगे लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4t और ये हो जाएगा माइनस 6 और प्लस 0 हो जाएगा। अब 5 सेकेंड पर निकालिएगा जब, तब हो जाएगा क्या e 5 सेकेंड पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगा है ना, माइनस का साइन लगा है, यहाँ पर माइनस का साइन लगा जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू 5 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 20 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 14 मिली, और यहाँ पर मिली लगा हुआ था ना, मिली वोल्टेज हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, यहाँ से हम लोग को विद्युत वाहक बल निकालना था, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन से आया 4t माइनस 6, 5 सेकंड पर निकाला, t का मान 5 सेकंड कर देंगे, निकाल देंगे 14 मिली वोल्ट आ जाएगा। इस पर आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आज के वीडियो में रहने देंगे, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।